हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ सप्लाई करने वाले हैं। देखिए ये बहुत बेसिक है। थ्योरी ऑफ सप्लाई एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बेसिक पोर्शन है। थ्योरी ऑफ डिमांड हम अपने कोर्स क्लासेस में कर चुके हैं। तो अ, हमारी एप्लीकेशन पर यूजीसी नेट कॉमर्स एंड पंजाब कैडरे कॉमर्स इनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी तक हमारी पिछले 4-5 सालों से स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक्स में थी। इकोनॉमिक्स रिलेटेड तमाम कोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। तो अभी हमने यूजीसी नेट कॉमर्स एंड कैडरे कॉमर्स की क्लासेस जो हैं और भी स्टेट टीचिंग एग्जाम जितने भी कॉमर्स में होंगे उनकी क्लासेस भी जल्दी अपनी एप्लीकेशन एमएस स्टडी गुरु पर हम लेके आएंगे। ठीक है जी। सो दिस इज़ बेसिकली डेमो लेक्चर फॉर पंजाब कैडरे कॉमर्स। यूजीसी नेट कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी इनसे हेल्प ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स वाले भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक्स वालों के लिए थोड़ा ये ज़्यादा बेसिक टॉपिक है। कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इसके अलावा हमारा एक और चैनल है कॉमर्स स्टडी गुरु। उस पर आपको कॉमर्स रिलेटेड डेडिकेटेडली काफ़ी सारी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। आप वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। और पूरे कोर्स के लिए यूजीसी नेट कॉमर्स के पूरे कोर्स के लिए, पंजाब कैडरे कॉमर्स के पूरे कोर्स के लिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एमएस स्टडी गुरु और कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी थ्योरी ऑफ सप्लाई। देखिए जो भी हमारे ऐप के लर्नर्स हैं, एप्लीकेशन के लर्नर्स हैं, उन्होंने थ्योरी ऑफ डिमांड वाली क्लास देखी होगी, एप्लीकेशन में करवाई हुई है। ठीक है। तो आज हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई की। सो लेट्स सी, जैसे कि ध्यान से समझो। जैसे कि डिमांड में हमने ये पढ़ा था, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए गुड और सर्विस दैट ए कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड का मतलब होता है कि एक गुड एंड सर्विसेज की वो पर्टिकुलर क्वांटिटी जो एक कंज्यूमर विलिंग है खरीदने के लिए, एबल है खरीदने के लिए एट डिफरेंट प्राइसेस, है ना। मतलब वो विलिंग है उसको और एबल है। डिमांड, डिजायर, वांट ये लेमन के लिए सेम हो सकते हैं, इकोनॉमिस्ट के लिए टर्म्स अलग अलग हैं। ठीक है। सो यहाँ पे पर्टिकुलर अभी आप डिमांड की डेफिनेशन याद रखेंगे क्या है कि पर्टिकुलर क्वांटिटी जो कंज्यूमर विलिंग है एंड एबल है परचेज करने के लिए एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वही सप्लाई पर की जब बात आती है तो सप्लाई में आ जाता है अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूसर विलिंग है सेल कर बेचने के लिए, ऑफर करने के लिए। ठीक है ना। सो सप्लाई रेफर्स टू अमाउंट ऑफ गुड और सर्विस दैट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर टू द मार्केट एट वेरियस प्राइसेस। तो डिमांड वाले कंसेप्ट में आ गई कंज्यूमर्स की बात और इसमें आ गई सप्लायर्स की बात, प्रोड्यूसर्स की बात। ठीक है। जैसे ये फर्क होता है दोनों कंसेप्ट में। देखिए अब देखो, तकरीबन सभी चीजें सेम है। जब हम डिमांड थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें हम कर्व जो है हमारा वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। जब हम सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ते हैं उसमें पॉजिटिव रिलेशन आ जाता है। जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग बन जाता है। ठीक है। तो ये मेनली दोनों में मेन फर्क यही थी। जब हम डिमांड थ्योरी पढ़ते हैं तो नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाते हैं डिमांड एंड प्राइस में, और जब हम सप्लाई थ्योरी पढ़ते हैं तो पॉजिटिव रिलेशन दिखाते हैं। ठीक है। मेन ये डिफरेंस रहता है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम इसके करेंगे, आप अपना पेन पेपर साथ में रखना। ठीक है। सो जैसे कि हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, है ना। तो लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होगा, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है। प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन है, अदर थिंग्स को हम कांस्टेंट रखते हैं। अगर अदर थिंग्स का कांस्टेंट रखने का मतलब होता है सेटी सेटिरस पैराबस। ठीक है। सेटिरस पैराबस का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब ये अदर थिंग्स देखो, लॉ ऑफ डिमांड में ये अदर थिंग्स कौन कौन सी थी, जैसे अदर थिंग्स में प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, कंज्यूमर की इनकम, एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइस, ये चीजें आ जाती थी। अब लॉ ऑफ सप्लाई में ये अदर थिंग्स कौन सी हैं समझो। ये देखिए, लॉ ऑफ सप्लाई में अदर थिंग्स है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बजाय कि जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने के, जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनकर अपने नोट्स बनाया करो। ठीक है। तो लॉ ऑफ सप्लाई में अदर थिंग्स में आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी। क्योंकि देखिए ना, अगर जो एक प्रोड्यूसर है उसका हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कांस्टेंट रखें, टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट रखें, रिलेटेड गुड्स के प्राइस को कांस्टेंट रखें, इन सब चीज़ों को कांस्टेंट मानकर हमको
हम ये कह रहे हैं कि प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन है कि जब चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उसकी सप्लाई को बढ़ाएंगे, और जब प्राइस कम होगा तो प्रोड्यूसर्स उसकी सप्लाई को कम करेंगे। ठीक है, प्रोड्यूसर्स के लिए उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है, जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है या रिलेटेड गुड्स के प्राइसेस, इन सबको हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनमें भी हम चेंज कंसीडर करते तो शायद ये जो रिलेशनशिप है ये वायलेट हो जाता। ठीक है? इन सब चीज़ों को कांस्टेंट हम इसलिए मान के चलते हैं ताकि ये रिलेशनशिप प्रूव हो सके। क्लियर? ये चीज़। अदर थिंग्स में फिर प्राइसेज़ ऑफ इनपुट्स के प्राइसेज़ आ गए, कॉम्पिटिशन का क्या लेवल है, गवर्नमेंट, ये सभी चीज़ें अदर फैक्टर्स में आती हैं जिसको हम कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है? सप्लाई फंक्शन, अब जब हम सप्लाई फंक्शन की बात करते हैं इसमें भी यही अदर फैक्टर्स हम पढ़ रहे हैं। देखो, सप्लाई फंक्शन क्या है? सप्लाई फंक्शन का मतलब है कि जो प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है वो किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। ठीक है? प्रोड्यूसर जो सप्लाई कर रहा है कौन-कौन सी चीज़ों पर उसकी सप्लाई डिपेंड करती है। एक तो जैसे हमने लॉ ऑफ सप्लाई में पढ़ा कि सप्लाई प्राइस पर डिपेंड करती है। ठीक है? पहला फैक्टर मैंने लिख दिया, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है? कमोडिटी का प्राइस ज़्यादा होगा तो प्रोड्यूसर ज़्यादा सप्लाई करेगा। ठीक है? दूसरा फैक्टर, जो अब ये बाकी फैक्टर्स आ जाएँगे जो हमने लॉ ऑफ सप्लाई में कांस्टेंट रखे थे। ठीक है? सप्लाई फंक्शन में हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि क्वांटिटी सप्लाइड किन-किन चीज़ों पर, किन-किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, या इसको डिटर्मिनेंट्स भी बोल देते हैं कि सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स कौन-कौन से हैं, सप्लाई को कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। ठीक है? सो सप्लाई डिपेंड्स अपॉन प्राइस, सप्लाई डिपेंड्स अपॉन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेक्नोलॉजी। तो ये आपका सप्लाई फंक्शन बन जाएगा। ठीक है? सो सप्लाई फंक्शन क्या एक्सप्रेस करता है कि जो प्रोड्यूसर है, जो सप्लाई कर रहा है, वो किन-किन चीज़ों पर उसकी सप्लाई डिपेंड कर रही है। ठीक है? क्वांटिटी सप्लाइड पर पीरियड ऑफ टाइम इज़ एक्सप्रेस्ड एज़ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। क्वांटिटी सप्लाइड जो है, वो कुछ वेरिएबल्स का यहाँ पे फंक्शन है। दैट इज़ बेसिकली सप्लाई फंक्शन। ये कुछ डेफिनिशन में गड़बड़ लग रही है, ये काट। ठीक है? दैट इज़ द डेफिनिशन। आगे आपका सप्लाई शेड्यूल देखो, तो थोड़ा हम पहले डिमांड शेड्यूल भी रिवाइज़ कर लेते हैं। डिमांड शेड्यूल में क्या होता था? डिमांड शेड्यूल में था कि अलग-अलग प्राइसेज़ पर कंज़्यूमर्स जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ डिमांड कर रहे हैं, है ना? जैसे 1 प्राइस पर कंज़्यूमर ने 5 यूनिट्स डिमांड किए, जैसे ही प्राइस बढ़ गया कंज़्यूमर ने 4 यूनिट्स डिमांड किए, जैसे ही प्राइस बढ़ गया कंज़्यूमर ने और कम यूनिट्स डिमांड किए, है ना? तो इस तरह एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन की कंज़्यूमर अलग-अलग प्राइसेज़ पर कितने-कितने यूनिट्स की डिमांड कर रहा है, कितनी-कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है ना? वो डिमांड शेड्यूल बनता था। और सप्लाई शेड्यूल में भी यही चीज़ होगी कि अलग-अलग प्राइसेज़ पर जो प्रोड्यूसर्स है वो कितना सप्लाई कर रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड एट डिफरेंट प्राइसेज़, ठीक है ना? पर इसमें पॉजिटिव रिलेशन होता है। मान लो 1 प्राइस पर वो 10 यूनिट्स दे रहा है, 2 प्राइस पर 20 यूनिट, जैसे-जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी। ठीक है? So supply schedule is a tabular statement that shows different quantities that are offered by the firm or producer in the market for sale at different period prices at a given time। यही चीज़ मैंने समझाई है आपको। तो सप्लाई शेड्यूल में भी अब एक आ जाता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, एक आ जाता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। देखो, डिमांड में भी ऐसा था, डिमांड में भी ऐसा ही होता है, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक होता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है? जब मैं इंडिविजुअल की बात करती हूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक फर्म की बात हो गई, और अगर मैं मार्केट की बात करती हूँ तो नंबर ऑफ फर्म्स की बात होगी, उनको प्लस करके मार्केट सप्लाई निकल आएगी। मार्केट डिमांड में भी देखिए, जब मैं इंडिविजुअल चीज़ की बात कर रही हूँ, जब मैं देखो ध्यान से समझो, जब मैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात कर रही हूँ, पहले ये भी क्योंकि ये भी चीज़ें रिवाइज़ करनी है ना साथ-साथ में। अगर मैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात कर रही हूँ तो इसमें सिर्फ़ एक कंज़्यूमर की बात हो रही है, ठीक है? जब मैं मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात कर रही हूँ, तो इसमें 1 कंज़्यूमर, 2 कंज़्यूमर, काफ़ी सारे कंज़्यूमर्स हैं और उनकी डिमांड को प्लस करके, टोटल करके जो बन रहा है दैट इज़ अ मार्केट डिमांड शेड्यूल, है ना? सप्लाई शेड्यूल में अगर मैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की बात कर रही हूँ दैट मीन्स यहाँ पे एक फर्म की, एक प्रोड्यूसर की, एक सेलर की बात हो रही है, और अगर मैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल की बात कर रही हूँ, तो इसमें
नंबर ऑफ फर्म्स की सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई को हम प्लस कर देंगे तो वो बन जाएगा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो प्रोड्यूसर जो हैं पहले से ज्यादा क्वांटिटीज जो हैं वो सप्लाई कर रहे हैं, देखो बढ़ रही है, पॉजिटिव रिलेशन है ना। इसी तरह मान लीजिए एक प्रोड्यूसर जो है उसकी सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई दी है, दूसरे प्रोड्यूसर की क्वांटिटी सप्लाई दी है, दोनों पॉजिटिव रिलेशन दिखाएंगे बिकॉज लॉ ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ लिया पॉजिटिव है। ये 10 प्राइस पर 1000 यूनिट्स सप्लाई कर रहा है, ये 2000 कर रहा है, ये 20 प्राइस पर 2000 कर रहा है, 3000, मतलब बढ़ रहे हैं दोनों पर। ठीक है, डिफरेंस अलग है थोड़ा, मतलब एक जो प्रोड्यूसर है वो 1000 अगर सप्लाई कर रहा है, दूसरा 2000 कर रहा है ना, तो है पॉजिटिव रिलेशन प्राइस के साथ। इसको प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा मार्केट सप्लाई, सिंपल। ठीक है, तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल में नंबर ऑफ फर्म्स आ जाते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हो इट इज अ समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल्स। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल्स, ये भी एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है, ये भी एक इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है, दोनों को सम कर दोगे प्लस कर दोगे तो बन जाएगा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है जी, फिर आ जाता है सप्लाई कर्व। अब सप्लाई कर्व की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है, सो देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो आप देख सकते हो कि सप्लाई कर्व मेरा अपवर्ड स्लोप कर रहा है। अब इसकी डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ओरिजिन से भी हो सकती है, लीनियर स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन नहीं भी हो सकता, कुछ भी शेप हो, कहने का सिर्फ अपवर्ड स्लोप वो होगा। अपवर्ड स्लोप का मतलब कि वो पॉजिटिव रिलेशन ही होगा प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड में। ठीक है, अब ये जो कर्व की शेप वगैरह इसके बारे में भी हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में पढ़ेंगे। तो सप्लाई कर्व का स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है बिकॉज देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है जी, जैसे हमने डिमांड कर्व पढ़ा था वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था बिकॉज उसमें नेगेटिव रिलेशन डिपिक्ट होता था प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब हमने जैसे कि याद होगा आपको, हमने एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड पढ़ा था जिसको हम बोल देते हैं मूवमेंट अलंग डिमांड कर्व। उसी तरह से एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई है, यानी कि मूवमेंट अलंग सप्लाई कर्व, मूवमेंट अलंग सप्लाई कर्व। ठीक है, तो जब मैं बोल रही हूँ कि सप्लाई में चेंज आया ड्यू टू प्राइस ओनली, वो मूवमेंट अलग है। ठीक है, जब मैं बोल रही हूँ प्राइस में चेंज आया ड्यू टू, सॉरी, इसको बोलते हैं हम शिफ्टिंग, शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई का। तो जब मैं बोल रही हूँ सप्लाई में चेंज आया ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस, प्राइस के अलावा दूसरे कोई फैक्टर्स में चेंज आने के कारण सप्लाई में चेंज आया, वही दूसरे फैक्टर्स जो भी हमने सप्लाई फंक्शन में पढ़े थे, जो हमने सेटिरस पैराबस में पढ़े थे, तो किन्हीं दूसरे फैक्टर्स में चेंज आने के कारण जब सप्लाई में चेंज आया दैट इज अ शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व। जब प्राइस में चेंज आने के कारण सप्लाई में चेंज आया दैट इज मूवमेंट अलंग सप्लाई कर्व। ठीक है जी, अब समझो इसमें एक एक्सटेंशन का मतलब है, एक्सटेंशन का मतलब है बढ़ना, मतलब प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड का बढ़ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का मतलब है प्राइस के कम होने से क्वांटिटी सप्लाइड का कम होना। ध्यान से देखो, पहले हम ए पॉइंट पर थे, ए टू बी, फिर प्रोड्यूसर बी पॉइंट पर आ गया, यानी कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ी। सो ये एरो मेरा डिपिक्ट कर रहा है एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, फिर अगर मैं करूं बी टू ए, यानी कि पहले बी पर थे अब ए पर चले गए, यानी कि कम होगी पहले से सप्लाई, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। क्लियर? फिर अब ये शिफ्टिंग, शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कब, इसको हम इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई बोलते हैं, जब सप्लाई में चेंज आए ड्यू टू अदर फैक्टर्स, प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स में चेंज के कारण। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि प्राइस कमोडिटी का सेम रह रहा है ना, प्राइस सेम, प्राइस में कोई बदलाव नहीं आ रहा, पर सप्लाई का मेरा आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा है, जिसको हम बोल देते हैं राइट वर्ड शिफ्ट कर रहे हैं ना, राइट वर्ड शिफ्ट कर रहे हैं। अब कुछ भी इसका कारण हो सकता है, मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई प्रोड्यूसर की, है ना, इसलिए उसने सप्लाई बढ़ा दी, टेक्नोलॉजी उसको बढ़िया मिल गई इसलिए उसने सप्लाई बढ़ा दी, अदर फैक्टर्स में चेंज के कारण उसने सप्लाई बढ़ा दी, दैट इज इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, और यही चीजें अगर अनफेवरेबल हो, टेक्नोलॉजी थोड़ी अनफेवरेबल हो जाए या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी लागत ज्यादा बढ़ जाए तो वो सप्लाई पहले से कम करने लग गया, है ना, तो सप्लाई का पीछे की तरफ मूव हो रहा है। ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, प्राइस सेम, इट इज डिक्रीज इन सप्लाई। हो गया क्लियर बात? चलो आगे हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई।
ओके, सो लेट्स सी इलास्टिसिटी। अब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसमें भी वही है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में चेंज होने के कारण क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज हुआ, वो चेंज कितना है, इलास्टिसिटी हमको ये बताती है। वो चेंज कम है, ज्यादा है, इक्वल है ना, वो चेंज हमको इलास्टिसिटी बताती है। क्लियर हुई बात? सो it is made by dividing the percentage change in quantity supplied by the percentage change in price। तो इसको हम कैसे देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फार्मूले के आगे आपको याद हो माइनस लगाते थे, बिकॉज नेगेटिव रिलेशन होता था प्राइस एंड डिमांड में, बट इसमें माइनस नहीं लगेगा बिकॉज पॉजिटिव रिलेशन है। तो कैसे बनेगा? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड, डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस ओवर ओरिजिनल प्राइस। तो मैं आपको दिखाती हूँ, change in quantity supplied over original quantity divide by change in price over original price। तो इसका रेसिप्रोकल करके ये बन जाएगा डेल्टा क्यू ओवर क्यू मल्टीप्लाई बाय पी बाई डेल्टा। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू। सो दैट इज द फॉर्म। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखो। कहते सपोज द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 2000 टू 2100 पर यूनिट। देखो ध्यान से समझो, पहले कमोडिटी का प्राइस कितना था? Q1 कितना था? 2000। सॉरी प्राइस है, ठीक है ठीक है। पहले प्राइस कितना था? 2000। अब प्राइस कितना हो गया? 2100। ठीक है, पहले सप्लाई कितनी थी? 2500। अब सप्लाई कितनी हो गई? 3000। कहता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताओ। देखो क्या फार्मूला इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का? डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू। ठीक है, डेल्टा क्यू इनके चेंज इन क्वांटिटी। देखो चेंज इन क्वांटिटी कितना आएगा? 3000 मल्टीप्लाई बाय 2500 कर लो। 3000 सॉरी माइनस 2500, 3000 माइनस 500 कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपने न्यू माइनस इनिशियल करके करना है ना। ठीक है, न्यू माइनस इनिशियल, न्यू क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। इसी तरह न्यू प्राइस 2100 है, इनिशियल 2000, 100 रुपया आ गया यहाँ पे, और दैट इज द इनिशियल प्राइस। इनिशियल प्राइस 2000 है, इनिशियल क्वांटिटी 2500 है। ठीक है, इसको हम जब सॉल्व कर देंगे लाइक दैट, 5 का 25, तो ये आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 4 आ गया। जब इलास्टिसिटी, जब ये 1 से ज्यादा हो ना, यूनिटरी से ज्यादा हो, दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा है, यानी कि मोर इलास्टिक कर्व है मेरा। ठीक है, देखो डिग्री समझते हैं अब इसकी हम। ये देखो, ये परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई डिग्रीज है, ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई का क्या मतलब है? कि प्राइस में चेंज आने से सप्लाई में कोई चेंज ना आए। ठीक है, प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज ना आए। ठीक है, तो दैट मीन्स इलास्टिसिटी जीरो है, मतलब चेंज है ही नहीं सप्लाई में। इलास्टिसिटी क्या है? चेंज, चेंज है ही नहीं सप्लाई में। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो, इसको हम बोल देते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक, इलास्टिक का मतलब चेंज, इन मतलब नहीं, इन इलास्टिक चेंज नहीं है सप्लाई में। ठीक है, तो ये आपका वर्टिकल कर्व बनता है, वर्टिकल सप्लाई कर्व, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो। ठीक है, अब दूसरा ये देखो, ये क्या है? इलास्टिसिटी तो है लेकिन कम है। क्यों कम है? कैसे कम है? देखो प्राइस में चेंज कम हुआ है, सप्लाई में चेंज, मैं आपको ये डायग्राम बना के दिखाती हूँ, इसने सही नहीं बनाई हुई, वेट, ये देखो, सी, जब सप्लाई में चेंज कम हो, लेट्स सी, प्राइस में इतना चेंज हुआ, सप्लाई में इतना चेंज, ये सप्लाई कर्व आपका बना ऐसे, इसको हम बोलते हैं स्टीपर, स्टीपर सप्लाई कर्व। स्टीपर सप्लाई कर्व का मतलब क्या हो गया? कि देखो प्राइस में कितना चेंज हुआ लेकिन सप्लाई में थोड़ा सा चेंज हुआ, दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। ठीक है, बिकॉज सप्लाई कर्व, ये डायग्राम रहने दो, पता नहीं बिल्कुल नहीं सही, कहीं रिसोर्स बनाते, तो मैंने किसी रिसोर्स से उठाया था। सो मेरा देखो आप, ये देखिए दैट इज अ सप्लाई कर्व, और देखो ध्यान से देखो, ये प्राइस है मेरा और ये सप्लाई है। प्राइस में जितना चेंज हुआ काफी चेंज हुआ, सप्लाई में कम चेंज हुआ।
है ना? सो जब सप्लाई में कम चेंज हो रहा है प्राइस के कंपैरिज़न तो देखो इलास्टिसिटी कम है, यानी कि सप्लाई में चेंज कम है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ लेस देन 1। इसको हम बोलते हैं लेस इलास्टिक सप्लाई, और इसके केस में जो मेरा सप्लाई कर्व आप देखो स्टीपर बन रहा है, ठीक है? स्टीपर ना थोड़ा खड़ा हुआ है। फिर आगे देखो, यहाँ पे ये ग्रेटर इलास्टिसिटी, ये कर्व ठीक है देखो, प्राइस में थोड़ा-सा चेंज आया, सप्लाई में कितना सारा चेंज आया। है ना? तो इस केस में सप्लाई कर्व आप देखो थोड़ा फ्लैटर है, फ्लैटर का मतलब कि थोड़ा लेटा हुआ है ऐसे, ऐसे है, लेटा हुआ थोड़ा, स्लीपर नहीं है, खड़ा-खड़ा नहीं है, लेटा हुआ। तो ये मोर इलास्टिक सप्लाई, इसको क्या बोलते हैं? मोर इलास्टिक, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज़ ग्रेटर दैन, ठीक है? ये भी डायग्राम गलत है, मैं बनाती हूँ। दैट इज़ अ यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, लेट्स सी। ऐसे, ऐसे, मतलब सेम चेंज है, जितना चेंज इसमें है, उतना चेंज इसमें है, सेम चेंज। दैट इज़ अ यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यानी कि जितना चेंज प्राइस में है उतना चेंज है सप्लाई, सेम चेंज, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, ठीक है? बिल्कुल ये दोनों सेम आएँगे। और ये वाला जो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई वाला कर्व होता है ना, बिल्कुल ओरिजिन से शुरू होता है, यहाँ से। देखो, जो मोर देन इलास्टिक वाला कर्व होगा ना आपका, वो यहाँ से शुरू होगा नेगेटिव एक्सिस से। जो लेस इलास्टिक वाला कर्व होता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो वाई एक्सिस से होगा, ठीक है? जो लेस इलास्टिक वाला कर्व होता है, वो यहाँ से शुरू होता है एक्स एक्सिस से। ठीक है? और जो यूनिटरी इलास्टिक होता है वो आपका बिल्कुल ज़ीरो से यहाँ से शुरू होता है। समझ गए बात? ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, सप्लाई में चेंज आ रहा है, इनके पूरी तरह से इलास्टिक है सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन्फिनिटी बोल देते हैं, और इसको हम बोल देते हैं हॉरिज़ॉन्टल सप्लाई कर्व। क्लियर? ठीक है जी? आगे हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। अब आपको याद होगा हमने डिमांड की मेजरमेंट परसेंटेज मेथड पढ़ते हैं, वैसे ही ये सेम, कुछ नहीं है फ़र्क, बस डिमांड की जगह सप्लाई है, और इसमें माइनस का साइन नहीं लगेगा, इसमें प्लस का साइन लगेगा। वही फ़ॉर्मूला अभी मैंने जो आपको पढ़ाया था, दैट इज़ द परसेंटेज मेथड। अब ये इसका हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानी कि इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो देखो क्या कहा है उसने, सिंपल है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी फाइंड करो इफ द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ, प्राइस में चेंज जो हुआ है वो 10% हुआ है, और क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज हुआ है 18%, सिंपली डिवाइड करके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1.80 आ गई, यानी कि मोर देन यूनिटरी। अब इसी तरह ये देखिए एक और, कहते हैं प्राइस ऑफ ऑरेंजेस इंक्रीज हुआ है बाय 40%, और अब ये चीज इसने परसेंट में दी हुई है। दूसरा कहता है इट्स क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस फ्रॉम 100 टू 125 केजीस, तो इलास्टिसिटी फाइंड करो। देखो, ये फ़ॉर्मूला मैंने लगाया क्योंकि उसने प्राइस परसेंटेज में दिया हुआ है। तो अब पर देखो दे ये भी चीज़ एक समझ लो, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं हम? परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? न्यू माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल, ऐसे, ठीक है? ऐसे। तो न्यू कितना क्वांटिटी सप्लाइड है 125, इनिशियल कितना है 100 डिवाइड बाय 100। तो ये चीज़ आपकी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की जगह पर लिख दी मैंने। फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस उसने दिया हुआ है 40%। अब इसको सॉल्व करते हैं हम एक-एक स्टेप इसका। लेट्स सी, करिए सॉल्व, कैसे करेंगे इसको? 25 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 40%, ठीक है? अब देखो ये आप 25% ही आ गए ना, ओवर है ना 100 में, तो दैट इज अ 25% बेसिकली, 25% ओवर 40%, तो इट विल बी, इसको डिवाइड करके आपका 0.625 आ जाएगा, दैट मीन्स लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, आपको समझाने के लिए एक आधा डिमांड का भी कर लेते हैं न्यूमेरिकल, मैं अपनी तरफ से करवाती हूँ आपको। लिखो डिमांड का। देखो, मान लो एक कमोडिटी का इनिशियल डिमांड जो है वो 100 रुपीज़ है, और बाद में डिमांड बढ़कर, देखो डिमांड वाले में क्या होगा कि अगर प्राइस आपका 10 था, तो अगर प्राइस कम हुआ 5 तो डिमांड बढ़ेगी, और है ना, प्राइस कम होने से नेगेटिव रिलेशन। तो ये मान लो आपकी बढ़ गया, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, और प्राइस देखोगे तो आप कम हो गया पहले से।
नेगेटिव है। अब इसके केस में आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे फाइंड करते हो? देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में नेगेटिव का साइन आता है, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू। तो डेल्टा क्यू यानी कि चेंज इन क्वांटिटी, कैसे करोगे? 200 माइनस 100 यानी कि 100। अब डेल्टा पी 5 माइनस 10, 5 माइनस 10 कितना होगा? -5 होगा, राइट? -5 मल्टीप्लाई इनिशियल प्राइस 5 आ गया, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, 10 आ गया, इनिशियल क्वांटिटी 100 आ गई, इससे ये कट गया, 5 2 का 10, माइनस से माइनस कट गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी 2 आ गई। हुई क्लियर बात? ठीक है जी, आई होप समझ आ गए न्यूमेरिकल। अब हम मेजरमेंट का ज्योमेट्रिक मेथड समझ लेते हैं। ज्योमेट्रिक मेथड, ये पॉइंट मेथड भी इसको बोलते हैं। ये हमने डिमांड वाले में भी किया था, इसी तरह आप सप्लाई वाले में भी करो। देखो, समझो, लिखी हुई चीज़ों की बजाय समझिए करिए चीज़ें। तो क्या हम पढ़ते थे कि लोअर सेगमेंट ओवर अपर सेगमेंट, अगर आपको याद हो, सेम मेथड यहाँ पे लग रहा है। लोअर सेगमेंट ओवर अपर सेगमेंट, ठीक है? देखो, एक मिनट। जी, थोड़ा-सा अगर हम डिमांड वाला रिवाइज़ करें तो हम ऐसा करते थे, ए, बी, सी, डी, ई, अलग-अलग पॉइंट्स पर, राइट? क्या करते थे? लोअर सेगमेंट सीई ओवर, अगर सी पर मुझे इलास्टिसिटी फाइंड करनी है, सीई ओवर सीए। अगर डी पर इलास्टिसिटी फाइंड करनी है, डीई ओवर डीए, ऐसे ही करते थे ना? सो यहाँ पे 1 के बराबर आ गई, यहाँ पे लेस देन 1 के बराबर हो गई। अगर बी पे फाइंड करना है तो बीई ओवर बीए यानी कि मोर देन 1 हो गई, है ना? इसी तरह ई पॉइंट पर अगर फाइंड करना है तो 0 ओवर ईए 0 हो गई। अगर ए पे फाइंड करना है तो एई ओवर 0 यानी कि इनफाइनाइट हो। ये हम करते थे, ठीक है? अब ये सेम चीज़ अगर हम सप्लाई वाले केस में करेंगे, इसमें ऐसे है, लाइक दैट, ठीक है? दैट मीन्स ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है? अगर मैंने सी पर इलास्टिसिटी फाइंड करनी है, इट वुड बी सीए ओवर सीई। अगर मुझे डी पर करनी है, इट वुड बी डीए ओवर डीई। अगर मुझे ई पर करनी है, तो इट वुड बी ईए ओवर 0, है ना? अगर मुझे बी पर करनी है, इट वुड बी बीए ओवर बीई। अगर मुझे ए पर करनी है, इट वुड बी एई, सॉरी, 0 ओवर, हाँ, लोअर सेगमेंट देखनी है ना? ए के नीचे 0 है, ओवर ए, ठीक है? सी पर 1 आ जाएगा बिकॉज़ बराबर हैं दोनों, सी एंड सीई। डी पॉइंट पर ये वाला पोर्शन बड़ा है, डीए पोर्शन बड़ा है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 1। ई पर परफेक्टली आ जाएगा, ठीक है? बी पर छोटा है नीचे वाला पोर्शन, ऊपर वाला बड़ा है ना? तो लेस इलास्टिक आ जाएगा और ए पर 0 आ जाएगा, राइट? ठीक है? ऐसे ही है। अब देखो, यही चीज़ अगर हम अलग-अलग फिगर्स में देखें तो, ये मैंने आपको भी डिग्रीज़ में समझाई थी चीज़ें, वही ऐसे, जो भी डिग्रीज़ में समझाई थी, कि अगर कर्व आपका वाई एक्सिस से शुरू हो रहा है ऐसे करके, ज़्यादा इलास्टिक है, मोर देन, इलास्टिसिटी इज़ मोर देन 1, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, बी क्यू ओवर ओ क्यू, बी क्यू ओवर ओ क्यू, हॉरिजॉन्टल सेगमेंट ओवर क्वांटिटी सप्लाइड ओ क्यू, वैसे भी देख सकते हो। बी क्यू बड़ा है ओ क्यू से, दैट मीन्स इलास्टिसिटी ग्रेटर देन। इस कर्व में देखें अगर बी क्यू ओवर ओ क्यू, तो बी क्यू छोटा है, देखो बी क्यू छोटा है, ओ क्यू बड़ा है ना, ओ क्यू का पोर्शन बड़ा है, दैट मीन्स जब न्यूमिरेटर छोटा होता है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है।
इस डायग्राम में अगर देखो तो दोनों बराबर हैं, बी क्यू एंड ओ क्यू दोनों बराबर हैं। ये गलत बनाया हुआ है उसने, ये मैं बनाती हूँ, ग्रेटर देन 1 वाला, या उसने साइन गलत लिखा हुआ। ये इक्वल टू 1 है, बी क्यू ओवर ओ क्यू, क्योंकि देखो दोनों बराबर है ना, बी क्यू ओ क्यू दैट इज़ इक्वल टू 1 बेसिकली, यूनिटरी लास्ट। ये चीज़ अभी डिग्रीज़ में भी समझाई थी। क्लियर? अच्छा, अब मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है भई देखो, मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब है जहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड दोनों एक-दूसरे पे कट करे व उसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस भी बोल देते हैं। ठीक है? इक्विलिब्रियम प्राइस, ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग हो गया, जहाँ पे कट कर रहे हैं दैट इज़ अ मार्केट इक्विलिब्रियम। ठीक है? अब इसमें हम थोड़ा समझते हैं एक्सेस सप्लाई डिमांड वाला केस। मान लीजिए मान लीजिए आपका जो डिमांड कर्व है वो आगे की तरफ चला जाता है। ठीक है? इस पॉइंट पर। दैट इज़ अ शिफ्टिंग इन डिमांड। अगर डिमांड कर्व मेरा आगे शिफ्ट होता है, सप्लाई वहीं पे रहता है, तो देखो प्राइस बढ़ेगा आपका, ठीक है ना? बढ़ेगा। एंड अगर अगर सप्लाई मेरी बढ़ती है, मतलब सप्लाई में शिफ्टिंग होती है, सप्लाई कब आगे की तरफ शिफ्ट होता है, तो देखो प्राइस कब। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं बोल रही हूँ कि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, ठीक है? तो डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ता है। जब किसी चीज़, ये इनवर्स डिमांड फंक्शन, ये पॉज़िटिव रिलेट कर रहा है इसमें, कि अगर किसी चीज़ का डिमांड बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर उसका प्राइस बढ़ा देगा, है ना? और इसी तरह अगर मैं बोल रही हूँ कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, तो यानी कि सप्लाई बढ़ने से प्राइस कम होता है। जब किसी चीज़ की सप्लाई हद से ज़्यादा बढ़ जाए, प्रोड्यूसर उसका प्राइस कम कर देता है। ठीक है? तो ये इनवर्स फंक्शंस भी याद रखना। अब अगर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसके इक्विलिब्रियम पॉइंट के मान लो, अब जो हम क्लासिकल्स पढ़ते हैं जिसमें वो कहते हैं भई मार्केट सिस्टम काम करता है, गवर्नमेंट फोर्सेस नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम, वो कैसे काम करता है देखो। मान लो शॉर्ट पीरियड में प्राइस हमारा बढ़ जाए, शॉर्ट पीरियड में अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो सप्लाई जो है वो डिमांड से ज़्यादा हो जाती है, और ये पोर्शन इसको हम बोल देते हैं एक्सेस सप्लाई। ठीक है? एक्सेस सप्लाई। तो जब सप्लाई जो है वो बढ़ जाए डिमांड से, हमने क्या पढ़ा था कि जब सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइसेस कम हो जाते हैं। तो प्राइस कम होके दोबारा से लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एंड वाइस वर्सा, अगर शॉर्ट रन में प्राइस कम हो जाए तो डिमांड प्राइस से ज़्यादा दिख रहा है, डिमांड कब आगे दिख रहा है, इसको हम बोल देते हैं एक्सेस डिमांड। तो हमने क्या पढ़ा कि जब डिमांड बढ़ जाता है तो प्राइस बढ़ जाता है। प्राइस बढ़कर फिर से लॉन्ग रन में ऊपर हो गया, फिर से इक्विलिब्रियम सिस्टम आ गया। समझ गए बात? यही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे दोनों बराबर है। क्लियर? तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।